वेलकम बैक टू वेदा एडटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जो साइंस 2 का सेकंड चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कैसा होता है। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's talk about life processes in living organism part 1। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमारा सेकंड चैप्टर है साइंस 2 का, इसमें हम यूजुअली बात करेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ लिमिटेड लाइफ प्रोसेस बताया हुआ है, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की मदद से एनर्जी का कैसे प्रोडक्शन होता है, ये चैप्टर में सिर्फ मेजर दो चीजें बताई गई है। मैं सिर्फ ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ। व्हाट आर टू थिंग्स, वी जस्ट नीड टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। एक आएगी अपनी एनर्जी, एनर्जी कैसे बनती है, और दूसरा आता है हमारे बॉडी की ग्रोथ या जिसको सेल डिवीजन बोलते हैं, वो कैसे होता है। तो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स जो हमारे बॉडी में चलते हैं, जो हमको जिंदा रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए कंपलसरी होते हैं, जरूरी होते हैं। सिंपल सी बात है। सो अगर मैं कोई भी लाइफ प्रोसेस की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वही सिस्टम के बारे में बात करूंगा मैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ आई टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रोसेस चलता है रेस्पिरेशन का। There is a process called respiration. रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रोसेस चला रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ये चलने के लिए वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी इवेंचुअली कहाँ से मिलेगी आपको? आपके फूड से। सो फूड से हमको एनर्जी मिलती है, और उस फूड के साथ साथ वी नीड समथिंग कॉल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने क्या बोला? बॉडी में अलग अलग लाइफ प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। यू पीपल आर अवेयर ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एंड मेकिंग एनर्जी आउट ऑफ इट। तो वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के लिए, कोई भी बॉडी में प्रोसेस करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। वो एनर्जी उस प्रोसेस के लिए कहाँ से मिलेगी? फूड से। एंड फूड के साथ साथ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। बट अगर मैं बोलूं फूड में स्पेसिफिकली मुझे किस चीज का जरूरत पड़ेगा? फूड में होते हैं हमारे फूड के कंपोनेंट्स। ठीक है, फूड के कंपोनेंट्स को मैं इवेंचुअली क्या बोलता हूं? न्यूट्रिएंट्स। फूड के कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं आपके सामने एक एग्जांपल रख दूं मैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। आपने चिप्स के पैकेट के ऊपर या बिस्किट के पैकेट के ऊपर देखा होगा, इट हैज बीन रिटन ओवर देयर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटीन, एंड you don't have to forget about lipids also, जिसको फैट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। These are three major component of food, जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को जब बॉडी में या बॉडी आपकी एक्सेप्ट करती है, तो आपको मिलता है बॉडी में न्यूट्रिशन। Like process of acquiring food and getting energy out of it is known as nutrition। तो ये न्यूट्रिएंट से आपको मिलता है न्यूट्रिशन। एंड जब भी ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी को यूज करके हम लोग बॉडी के अलग अलग प्रोसेस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। किलो कैलोरीज, दिस इज नथिंग बट यूनिट। जैसे आप लिक्विड के आगे लीटर यूज करते हो, जैसे सॉलिड के आगे या कोई हार्ड सब्सटेंस होगा उसको वजन करने के लिए आप किलोग्राम यूज करते हो, वैसे आई यूज दिस पर्टिकुलर यूनिट फॉर एनर्जी काउंट करने के लिए। प्रोटीन जो है वो भी आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट लिपिड्स, वो आपको 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फिगर्स याद रखना, बिकॉज बोर्ड में इसके ऊपर 1 मार्क का एमसीक्यू या इवन ऑड वन आउट या 1 मार्क के लिए एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन बनता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग। कंपोनेंट क्लियर हो गया, कंपोनेंट किसको बोलते हैं, एंड यू आर अवेयर कि कंपोनेंट जो होता है उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, उससे इवेंचुअली एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी में अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। तो मैंने एक लाइफ प्रोसेस का बात किया, रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। ऐसे कई सारे सिस्टम्स है जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें सर्कुलेशन होता है।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन होता है. So there are many such processes in our body and different systems which carry out these processes. And for working of those particular system, you require something that is energy. Now, एनर्जी का प्रोडक्शन यूजुअली अगर मैं सेल को लेके सेल से लिमिटेड होके क्यों बोलता हूँ, उसका एक छोटा सा एग्जांपल या छोटा सा आपको एक इलैबोरेशन दे दूं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाए. ठीक है, एक छोटा सा इलैबोरेशन लेते हैं. इवन दो इट्स नॉट मेंशन इन योर चैप्टर बट स्टिल फॉर क्लैरिटी इट इज नीडेड. नाउ मैं इवेंचुअली अगर बात करूं तो देखो 3 सिस्टम हमारे बॉडी के कनेक्टेड होते हैं. अब व्हाट आर दोस 3 सिस्टम्स? पहला, दूसरा, तीसरा सिस्टम मैं आपको क्लियरली बताता हूं. पहला हमारा सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट वाला सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन इवेंचुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कनेक्टेड हो जाता है. अब चीजों को थोड़े आसानी से समझते हैं. जब भी हम लोग इनहेल करते हैं, इवन यू आर अवेयर ऑफ ब्लड, अब ये सेंटर में रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम और ये दोनों इसके कनेक्शन में. अब देखो, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इवेंचुअली हमारे ब्लड के अंदर ऐड होती है और वहां पे एक मेजर ऑर्गेनल होता है grapes like structure which is there in your lungs which helps in exchange of gases. ठीक है, तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इवेंचुअली लंग्स तक पहुंचती है एंड लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है उसकी हेल्प से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में आती है. इन प्रोसेस रिपीट्स. ये हो गया फर्स्ट वाला सिस्टम. सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट के पास ही तो आएगा और हार्ट उस पर्टिकुलर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कनेक्टेड हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम से. थर्ड, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वही ब्लड जो पूरी बॉडी में गया इवेंचुअली वो किडनीज में भी जाएगा और किडनी उसमें से वेस्ट सब्सटेंस अलग निकाल के यूरिन बना के उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगी. तो यू हैव सीन बॉडी में कोऑर्डिनेशन चलता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है. अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में एनर्जी कैसी बनती है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे. अब वहां पे मेरे को 2 सिस्टम्स लगेंगे. Whenever I talk about energy production, so energy production के लिए these 2 systems plays an important role, respiratory system and circulatory system. Now अगर respiratory system and circulatory system के बारे में बात करूं तो पहले हम लोग और एक सिस्टम ऐड किया था मैंने इधर excretory system, बट अभी आगे हमारा फूड भी. तो इसके अंदर फूड के लिए अभी एक सिस्टम आता है, इनके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड मिलेगा और ये दोनों इवेंचुअली एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, whenever we eat food, ध्यान से सुनना, एनर्जी प्रोडक्शन कैसा होता है इजी भाषा में समझा रहा हूं. जब भी हम लोग फूड खाते हैं, फूड के अंदर बेसिक जो यूनिट फूड जिसमें ब्रेक होता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जब हमने फूड खाया इवेंचुअली वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है. स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें वन ऑफ देम कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, वो इवेंचुअली एब्जॉर्ब्ड होता है आपके ब्लड में, ये सिस्टम के थ्रू. तो इवेंचुअली डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड डाइजेस्ट हुआ था वो अभी ब्लड में है. ठीक है, अब रोल आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का. व्हेन यू इनहेल, ऑक्सीजन इवेंचुअली आपके ब्लड तक जाएगी और अब ब्लड में दोनों चीजें, ब्लड में ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड में ऑक्सीजन भी है. ऑक्सीजन ग्लूकोज एक दूसरे को देखेंगे एंड देन फाइनली एंटर इन सेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. सेल के अंदर अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आया हुआ ऑक्सीजन भी जाएगा और सेल के अंदर ही डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आया हुआ जो आपका कार्बोहाइड्रेट विच इज नथिंग बट ग्लूकोज वो भी जाएगा. तो इवेंचुअली क्या होगा, जब हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल के अंदर होगा हमारा ग्लूकोज जो एंटर किया था एंड उसके साथ साथ उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आई हैव समथिंग कॉल्ड ऑक्सीजन जो भी एंटर करेगा. इवेंचुअली ऑक्सीजन जब उस ग्लूकोज को करता है ब्रेक तो बनती है कुछ तो उसको, वो कुछ तो क्या होती है, वो एनर्जी. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड ATP. ATP का फुल फॉर्म यू पीपल आर अवेयर ऑफ. कमेंट
सेक्शन में आप एटीपी का फुल फॉर्म डाल सकते हो। लेट्स सी कितने लोगों का करेक्ट आता है। एटीपी का फुल फॉर्म, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द सेम, दिस इज एनर्जी करेंसी। एटीपी को खर्च करोगे तो एनर्जी मिलेगी। देख, जैसे हम पैसा खर्च करते हो तो हमको चीजें मिलती है, वैसे जब एटीपी को खर्च करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। अब उसको कैसे खर्च किया जाता है, कैसे एनर्जी एटीपी से मिलती है, विल टॉक अबाउट द सेम। नाउ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गेनल्स, क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, एंड देन उसका कुछ प्रकार एंड मेजर प्रोसेस जिसके थ्रू एनर्जी बनती है। सो लेट्स प्रोसीड टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। Okay, so let's talk about respiratory system. As I mentioned, respiratory system में कुछ parts आते हैं जिसको जानना हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। As you can see here, it starts with nose, nasal cavity जिसको हम लोग usually बोलते हैं, फिर आता है pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, alveoli and alveolus. As you can see image next to you, this is your respiratory system जिसके अंदर clearly mention किया गया है how it starts with your nose, that is nasal cavity, and ends with something called alveoli. I'll give you like brief information about the same. Nasal cavity everyone is aware of. Second चीज हम लोग जिसके अंदर usually nose के अंदर जो होता है, second चीज that is nothing but pharynx. Pharynx usually होता है common passage, like आपको wind pipe एंड फूड का जो पाइप है वो स्टार्ट करने का बेसिक जो अगर मैं बोलूं कॉमन पैसेज जो है वो कॉमन पैसेज यही होता है, फेरिंग्स। उसके बाद मैं लैरिंग्स की बात करूं तो वोकल कॉर्ड, या तो हम लोग इसको वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ट्रकिया, दिस इज नथिंग बट आर विंड पाइप, ठीक है। नाउ ब्रोंकाई क्या है, जिसमें आपका विंड पाइप दो पर्टिकुलर पार्ट में ब्रेक होता है, उस दो सेक्शंस को हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। एंड फर्दर ब्रेकडाउन, फर्दर स्टेप्स अभी हम लोग बोलेंगे, और फर्दर ब्रांचेस किसके, ब्रांचेस ऑफ योर ब्रोंकाई, उसको हम लोग ब्रोंकियोल बोलते हैं। एल्वियोलाई एंड एल्वियोलस में क्या डिफरेंस है, एल्वियोलाई और एल्वियोलस में डिफरेंस कुछ इस तरीके से है, यू पीपल आर अवेयर कि लंग्स के अंदर जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ओवरऑल ये जो ओवरऑल दिखता है आपको पूरा, उसको साथ में हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। एंड इसके अंदर से मैं अगर सिंगल निकाल लूं एक, तो उस सिंगल को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलस। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है गैसियस एक्सचेंज। दिस इज द ब्रीफ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर पार्ट जो एल्वियोला है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज मेजरली होता है। इसके अंदर इवेंचुअली क्या होता है, एल्वियोलाई से ब्लड में बाहर जा, ब्लड से जब अंदर एल्वियोलाई में CO2 आती है तो उसी एल्वियोलाई से बाहर के तरफ ऑक्सीजन जाती है। अब यहां पे आप एक्सपेक्ट करो कि आपका ब्लड है, तो ब्लड के अंदर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नाउ आप जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन कलर से मैंने ऊपर लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के भी दो प्रकार होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन, I'll use better color जिसकी वजह से आपको और थोड़ा समझ में आया कि हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए कौन सा यूजुअली कलर यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में और लैक ऑफ ऑक्सीजन, और मैं बोलूंगा जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जब ऑक्सीजन ना के बराबर प्रेजेंट होती है, दैट टाइम वी पीपल गो फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, नॉट इवेंचुअली होल बॉडी, सम मसल सेल्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ मसल सेल्स है जो यूजुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज एट दैट टाइम ऑक्सीजन का जितना अमाउंट उनको चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है। इसके लिए सम ऑफ द मसल सेल एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ गोस फॉर समथिंग कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इवेंचुअली हम जब सेलुलर रेस्पिरेशन में जाते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं हमारे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे ऑक्सीडाइज होता है। तो ये याद रखना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल गिव यू 38 ATP, ठीक है। अब इवेंचुअली ATP का फुल फॉर्म यहाँ पे अभी लिख रहा हूं मैं, इट इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ATP। Adenosine triphosphate, this is nothing but full form of ATP. Now the question is,
एटीपी का सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्या? नहीं, एटीपी का आगे डेप्थ में स्ट्रक्चर दिया, विल बी टॉकिंग अबाउट इट, एंड हम एटीपी को सरल भाषा में, सरल एक्सप्लेनेशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी गेटिंग इमेज जिसके अंदर 38 एटीपी का हिसाब दिया हुआ है कि एक ग्लूकोज से कैसी 38 एटीपी मिलती है। यू कैन रेफर दैट इमेज, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेल के अंदर रेस्पिरेशन। इसके पहले मैंने एक जो सेल बनाया था उसके अंदर आपने देखा कि ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करता है और एनर्जी बनती है। सो उसी को तो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन में एज यू कैन सी 3 थिंग्स आर देयर, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। इस प्रोसेस के दौरान 2 प्रकार की एनर्जीज मिलती है हम लोग को। कौन सी 2 प्रकार की एनर्जीज? एक होती है इनडायरेक्ट एनर्जी, ठीक है, और एक होती है डायरेक्ट एनर्जी। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? पहले मैं नाम लिख लूं, उसके बाद I'll give एक्सप्लेनेशन। इनडायरेक्ट एटीपी अपने, इनडायरेक्ट एनर्जी अपने पास 2 है, डायरेक्ट एनर्जी 1 है। डायरेक्ट वाली एनर्जी को एटीपी के नाम से जानते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एनर्जी को NADH2 एंड FADH2। दिस, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। I'll explain it to you। इनडायरेक्ट एनर्जी का पहले वाले का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड दूसरे वाले का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। This is nicotinamide adenine dinucleotide and another one is flavin adenine dinucleotide. If I'll talk about ATP, we people are aware of the adenosine triphosphate. Now the thing is that why I call it indirect energy? Because अगर एक NADH2 का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है तो उससे 3 ATP बनती है। So NADH molecules and FADH molecules are like check. उसको बाद में आप अगर ब्रेक करते हो तो then you will get cash. So ये याद रखना हमेशा कि एक NADH2 से 3 ATP मिलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से भी बनता है। एंड FADH2 से 2 ATP बनती है और 1 ATP तो भाई एक ही ATP, आप उसको यूटिलाइज करो, ब्रेक करो एंड एनर्जी बनाओ। सो यहाँ पे आ जाते हैं अभी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? ग्लाइको इट स्टैंड फॉर ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन हुआ? ग्लूकोज का। ग्लूकोज को ब्रेक करने के प्रोसीजर को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसको, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग इवेंचुअली बोलते हैं EMP पाथवे। EMP पाथवे का मतलब होता है एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नास पाथवे। व्हाट इज इट नाउ? ये 3 साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम का इनिशियल्स लिया गया एंड उसको यूज करके एक ऐसा एब्रीविएशन बना जो एक अल्टरनेटिव फॉर्म में यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ग्लाइकोलिसिस। सो बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट और एलैबोरेट EMP इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ग्लाइकोलिसिस। डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों का मतलब एकदम सिमिलर होता है। ग्लाइकोलिसिस एंड EMP स्टैंड फॉर द सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट। नाउ अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस में, तो ग्लाइकोलिसिस में ऑफ कोर्स हम लोग ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एंड मेरे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ तो उससे हमको 2 चीजें मिलती है, मतलब 2 चीजें, 2 मॉलिक्यूल मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है, पायरुविक एसिड कितने कार्बन वाला है, समझाना जरूरी है। ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है एंड पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है। आप गेस कर सकते हो कैसा हुआ भाई? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से तुमने 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए, पॉसिबल है, ठीक है। सो पायरुविक एसिड, अब वो पायरुविक एसिड जाता है इंटरमीडिएट स्टेप में एंड इस इंटरमीडिएट स्टेप में पायरुविक एसिड से इवेंचुअली निकल के आता है, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप से इवेंचुअली निकल के आता है एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A से पहले बनता है सिट्रिक एसिड इस साइकिल के अंदर। बोलने का मतलब है ग्लूकोज वाली साइकिल में क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए जब बनता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनने के प्रोसेस को इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं और वो इंटरमीडिएट स्टेप का जो एंड वाला प्रोडक्ट एसिटाइल कोए जाता है
Krebs cycle स्टार्ट करने के लिए. Why you call it Krebs cycle? Because it has been given to us by Sir Hans Krebs. So उसकी वजह से उनका नाम, उन Krebs का नाम आता है यहाँ पे, because उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो Krebs cycle. नाउ इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि एक ऐसा साइकिल है जिसमें पहला जो एसिड बनता है, वेरी फर्स्ट एसिड, उसका नाम सिट्रिक एसिड है. सिट्रिक एसिड साइकिल, ये नाम से भी पूछ सकता है क्या. तो और कोई तीसरा नाम है? एग्जैक्टली, इसका तीसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. व्हाई यू कॉल इट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? बिकॉज जो सिट्रिक एसिड है उसके अंदर COOH, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप के 3 सेक्शंस या 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट tricarboxylic acid cycle 2. Now let's proceed. We came to the conclusion that is nothing but electron transfer chain. Electron transfer chain, it's like a bank जिसके अंदर चीजों को कन्वर्ट किया जाएगा. इसमें होता है कन्वर्जन. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है. M for mitochondria and C for cytoplasm. तो कौन सा कहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए. नाउ क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में? आपका एक NADH2 कन्वर्ट हो जाता है 3 ATP में, और आपका एक FADH2 कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP में. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सारा स्टेप चलता होता है, इसके साथ साइड बाय साइड बाय प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं. कैसे बाय प्रोडक्ट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल बी गेटिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो दिस वाज अबाउट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. यहाँ पे किसका मेजर काम होता है? NADH2 एंड FADH2. इससे हमको एनर्जी मिलती है.